नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और जाहिर सी बात है, बाजार पर तो हम आपको राय देंगे, लेकिन ये शो आपका है तो अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं ये तौर तरीके जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, आपके स्क्रीन पर लगातार हम एक नंबर फ्लैश करते हुए नजर आएंगे। उस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए कि ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, मैसेज करके आप अपने सवाल पूछिए। यूट्यूब पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है, नतीजों का दौर है, तो हम तमाम मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ देबचंद दत्त साहब जुड़ चुके हैं, एमडी और सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। देबदत्त सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जून तिमाही के जो नतीजे जारी किए हैं, सबसे पहले एडवांसेस और डिपॉजिट अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं इस ग्रोथ के, और कहां पर आपको थोड़ा सा पेन नजर आ रहा है इस क्वार्टर में? देखिए, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बैंक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जून क्वार्टर का ले तो एडवांसेस में हमारा ग्रोथ 12.6% रहा है, जो कि मैं मानता हूं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक डिपॉजिट में वो इम्पोर्टेंटली 8.1% रहा है और ग्लोबली 9% रहा है। इस सिनेरियो में आई थिंक जो जो नतीजे देखने के लिए आया है उसमें हमारा परफॉर्मेंस दोनों एसेट साइड लाइबिलिटीज टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक बात जो परफॉर्मेंस में मैं बोलना चाहूंगा कि जो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड है, 4.2% है। मैं ये परफॉर्मेंस को मानूंगा कि बाकी बैंकों का भी जो आउटकम है उसमें कॉर्पोरेट में थोड़ा ग्रोथ कम आया है। और हमारा ये कॉर्पोरेट ग्रोथ का दो वजह हो सकता है। एक तो हमारा सीजनल फैक्टर है, बिकॉज अपने जून 24 का भी ग्रोथ देखेंगे तो वो 2.5% था। और सेकेंडली इसी मार्केट में थोड़ा कॉर्पोरेट जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट है वो बॉन्ड मार्केट से भी मनी रेज कर रहे हैं, और उसमें भी थोड़ा जो उनको जो बैंक में जो डिपेंडेंसी है लोन में थोड़ा कम है। उसी कारण में थोड़ा कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ कम रहा है। बट मैं फुल ईयर का एस्टिमेट करूं, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, हम कॉर्पोरेट में 9 to 10% ग्रो करने के लिए सक्षम है। तो ओवरऑल हमारा जो लोन साइड ग्रोथ है काफी अच्छा है। एंड जो डिपॉजिट साइड में भी जो हम जहां फोकस कर रहे थे, जिसमें कि हम कासा में फोकस कर रहे थे, हम रिटेल टर्म डिपॉजिट में फोकस कर रहे थे, उसमें भी हमने अच्छे किए हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये एक अच्छा फिनेंशियल हम हमारा तरफ से है। और बैंक का जो परफॉर्मेंस है रोबस्ट है, स्ट्रांग है, रिजिलियंट है और स्टेबल है, कंसिस्टेंट भी है। बिकॉज हमारा ये परफॉर्मेंस एक क्वार्टर नहीं है। इफ यू लुक एट जो लास्ट मेनी क्वार्टर से हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रहा है। और मार्केट जो भी डेवलप करेगा आगे हम सोचेंगे, हम उसी हिसाब से बैंक का बुक को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसी का ऊपर हम काम करेंगे। देवदत्त जी, थोड़ा सा स्लिपेजेस के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये आंकड़ा ऊपर गया है क्योंकि एक इंटरनेशनल अकाउंट की स्लिपेज रिपोर्ट हुई है। अब ये जानना चाहेंगे कि अब कितना इसके लिए तो प्रोविजन हो चुका था, और रिकवरी के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? आपने सही बताया। हमारा जो नॉर्मल रन रेट जो स्लिपेज में होता है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर रफली अराउंड 2800 to 900 करोड़ होता है। ये मेनी क्वार्टर्स का एवरेज आप देखेंगे तो वही नंबर है। इस क्वार्टर में वो 3500 करोड़ है। और प्रिसाइजली आपने बताया कि जो इंटरनेशनल अकाउंट है जिसका उसका रुपी इक्विवेलेंट है रफली अराउंड 512 करोड़ है, वो स्लिपेज हुआ है। ये अकाउंट एक रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट था कोविड टाइम में, और बाद में अपग्रेड हुआ था, बट थोड़ा इंसिपिएंट सिकनेस उसमें अकाउंट में चल रहा था। उसी जो इंटरनेशनल टेरिटरी में ये अकाउंट एक सीएनसी बोलकर प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि ये गया है फॉर ए रिजोल्यूशन, और उसका आउटकम हमको 210 दिन में पता चलेगा। बट ये अकाउंट सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड अकाउंट है। और उसमें हम 40% एज ऑन टुडे हमने जून में प्रोवाइड कर चुके हैं। बट एज फार एज उसका जो रिकवरिटी है, हम इसमें पूरा रिकवर करने के लिए उम्मीद है, हमारा उम्मीद है। सो मुझे ये अकाउंट से कोई कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, जिसमें अकाउंट ये प्रोग्राम जो 200 दिन में ख़त्म होगा, 210 दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद हम उसका प्रॉपर आउटकम डिसाइड कर पाएंगे। बट हमारा जो स्लिपेज रन रेट है वो
काफी स्ट्रांग है, और स्लिपेज रेशियो भी जो गाइडेंस का तहत है, सो मैं इंक्लूडिंग दिस इंटरनेशनल ऑल्सो स्लिपेज रेशियो गाइडेंस का अंदर ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो एसेट क्वालिटी का जो रोबस्ट एसेट क्वालिटी है, जो आई मीन रेजिलिएंट क्वालिटी है, वो आगे भी कंटिन्यू करेगी। जी बहुत बेहतर सर। हमें ही बताइए कि इस अकाउंट के अलावा आपको किसी सेगमेंट में खास तौर पे कोई दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना कि एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट कुछ बैंकों के लिए एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। नहीं, स्ट्रेस एक्सेप्ट दिस इंटरनेशनल अकाउंट हमारा कोई भी बुक्स में ऐसा स्ट्रेस नहीं दिखता है। उसका वजह एक है, मैं ये इंटरनेशनल अकाउंट को एक्सक्लूड करूं तो स्लिपेज रेशियो 0.99 है, जो कि जून से नीचे है, जो लास्ट जून ऑफ लास्ट ईयर है, और मार्च से कंपेरेबल है। सो हमारा जो बाकी बुक्स है उसमें कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। हमने जो SMA 1-2 जो क्रेडिट डेटा है वो भी कंटेंट है। तो हमारा एक्सेप्ट जो रिटेल में जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का लेगासी बुक में सम 100 ऑड करोड़ का एडिशन हुआ है, बट उसका जो बिकॉज डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए स्लिपेज रेशियो में उसका कोई ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। सो इफ आई लुक एट द बुक, जो ओवरऑल एजेंट टुडे है, बुक रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, और उसमें कोई एसेट क्वालिटी का इशू हमको अभी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पर बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल तो ठीक ठाक है, लेकिन किसी भी तरह का धीमापन या कमजोरी इस पूरे क्षेत्र में क्या अनुभव की जा रही है, या आपको लगता है कि चांसेस हैं किसी धीमेपन के? नहीं, स्लोनेस नहीं है। जो हमारा जो एडवांसेस का ग्रोथ हमने दिया है 12.6% दिया है, उसमें जो रैम सेगमेंट है, जो रिटेल एग्री एमएसएमई है, इसका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ 16% है एंड ओवरऑल ग्रोथ 18% है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इसी मार्केट में। इसी नतीजे से ऑल्दो कॉर्पोरेट बुक थोड़ा स्लो ग्रो किया है, बट ओवरऑल ग्रोथ है 12.6% है, जो कि हमारा गाइडेंस का अंदर है, 11 to 13% का गाइडेंस का अंदर है। और आप जो मार्केट में जो बाकी भी नतीजा देखते होंगे, उसी से अलाइंड है कि बेटर है। तो मुझे कोई स्लोनेस का हमारा बुक नहीं है अभी। पाइपलाइन जो कॉर्पोरेट बुक में ह्यूज पाइपलाइन हमारा बुक्स में है, जो कि सैंक्शनड है, अभी डिस्पोज नहीं हुआ है, कि अंडरराइटिंग फ्रेश हमने लिया है। तो मुझे कोई स्लोनेस का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अदर Q2 में हम आशा करते हैं कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो हमको ऑफर करता है, उसमें हम ज़्यादा ग्रो करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। चलिए, तो ये तमाम बातें आपको बिजनेसेस के बारे में और बेहतर नज़रिया दे रही हैं। इन सब के बीच में एक चीज़ हम समझना चाहेंगे सर, और वो ख़ास तौर पे निम्स को लेके है। बैंक ने जो है वो निम का जो गाइडेंस है वो 2.85 से बढ़ाकर 3% किया है, और लेकिन बैंक Q2 में दबाव की भी बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मतलब इसे कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, जो Q2 में जो NI और निम में प्रेशर आएगा, बिकॉज जो रेट ट्रांजिशन हुआ है मार्केट में, जो रेपो रेट कट के बाद, इसी क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट कुछ महीने के लिए था, बट नेक्स्ट क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट फुल आएगा। सेकेंडली, जो रेपो लिंक्ड एडवांसेस नहीं है, जो कि MCLR लिंक्ड है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, उसका भी रिप्राइसिंग आएगा, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में रेट थोड़ा कम जा चुका है। सो इसी सिनेरियो में जो इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा प्रेशर में आएगा, बट उसका जो काउंटर पोजीशन है, हम डिपॉजिट में जो पीक रेट है जो 7.30 में था, उसको 660 कर चुके हैं। इवन हमने सेविंग रेट में भी थोड़ा रीअलाइन किया है। सो उतनी उसी नतीजे में उसका जो मेजर बेनिफिट जो हमको मिलेगा Q2 में मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लोअर होने के नाते। सो दोनों इम्पैक्ट है, एक तो इंटरेस्ट इनकम में थोड़ा कम आएगा, सिमिलरली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में काफी कम आएगा। सो उसी नज़र में देखकर हमने ये जो गाइडेंस हम देख रहे हैं कि 2.85 से 3 ओवरऑल नीम रहने का, हम सोच रहे हैं कि वही रहेगा। बट गोइंग बाय द Q3 एंड Q4 में बोथ नीम एंड मार्जिन, जो NI एंड नीम रहेगा, उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम हम देख रहे हैं। कारण यही है कि बाय दैट टाइम हमारा जो रिप्राइसिंग है पूरा एसेट लायबिलिटी में ऑलमोस्ट हो जाएगा। सो आई थिंक जो Q3 एंड Q4 में जो बोथ NI और नीम का जो गाइडेंस है वो अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू Q1 एंड Q2। उसके लिए ओवरऑल जो मार्जिन गाइडेंस में हम जो देख रहे हैं बैंक एज ए होल, वो 2.85 से 3 का अंदर देख रहे हैं।
ऑलराइट, चलिए देवदत्त जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने यहाँ पर समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, योर स्टॉक की भी शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो हैं हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हरीश जुजारे, हेड ऑफ रिसर्च, पृथ्वी फिनमार्ट। हरीश जी, आपका स्वागत है योर स्टॉक में। और हमें एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो बीओबी पर बातचीत करेंगे। और उस बीच तमाम दर्शकों को बता दें कि योर स्टॉक पे अपने सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं। एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं। और स्टॉक का नाम किस भाव पे लिया है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, डिटेल्स दे दीजिएगा और हमारे एक्सपर्ट आपको जो है लाइव जवाब देंगे आपकी खरीद पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से बात की, नतीजों की तमाम बातें आपके सामने रखी। और चलिए, हरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूं। जरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे सबसे पहले राय दीजिए, कैसा लगता है ये स्टॉक? आपने मैनेजमेंट को भी सुना और जाहिर सी बात है कि बैंकिंग और एनबीएफसीज आजकल बहुत ज़्यादा रडार पे भी रह रहे हैं और इनको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल भी हमारे पास आते हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो पहले मुझे लग रहा है, देखिए, एक बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ टाइम पीरियड से लास्ट 3-4 मंथ से कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर टेक्निकली देखता है तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा होल्ड रख रहा है। मेजर जो मूविंग एवरेज है 200 के मूविंग एवरेज और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल सस्टेन होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन पे लग रहा है। अब अगर ओवरऑल चार्ट सेटअप, मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी का ही है रुझान है। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इसका 270 के अराउंड आ रहा है। तो 270 के आसपास मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही रहेगा। और किसी के पास अगर बाय है तो मुझे लग रहा है कि इसमें होल्ड रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यूस रहेगा अपसाइड, तो होल्ड रखना चाहिए बाइंग के लिए। अगर फ्रेश बाइंग के लिए कोई देखना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से भी बिल्कुल बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, क्योंकि सपोर्ट जोन देखते हैं तो 230 के अराउंड, 225 के अराउंड है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस 225 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यूएशन रहेगा। और 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाइंग एडवाइस करूंगा। और ओवरऑल किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है तो भी होल्ड रखना चाहिए। ऊपर 270 तो एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, रेजिस्टेंस जोन बन करेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और भी तेजी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव का रुझान रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। पॉजिटिव रुझान बैंक ऑफ बड़ौदा में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जितेंद्र साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं आपका रेगुलर कस्टमर। हेलो कविता मैम, हेलो प्रशांत सर। नमस्कार नमस्कार सर। मैडम, मेरा 2 सवाल है, लेकिन उसका एक बजाज फाइनेंस 950 पे खरीदा है 4000 से, लेकिन मेरा एक इशू है मैडम। हाँ। अगर आप उसको हाईलाइट कर सके तो अच्छा हो जाएगा। एक सेकंड, बजाज फाइनेंस आपने कितने पे लिया है? 950 पे लिया है, 4000 से है, लॉन्ग टर्म है। 950। विप्रो में भी सवाल है आपका? दूसरा मेरा एक इशू है मैडम, उसको अगर आप रिजॉल्व कर सके तो मैं थोड़ा सा विप्रो का मैंने 2 फ्यूचर लॉट लिया है अगस्त का एक्सपायरी का। हाँ। मेरा एवरेज प्राइस है 262। कल उसका 5 रुपीज डिविडेंड था। हाँ। लेकिन मेरा वो प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ, मेरा फ्यूचर प्राइस। ओके। अगर मैडम ऐसा ही एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं तो फ्यूचर सेल करके बैठ जाऊं। मेरा अकाउंट है HDFC सिक्योरिटीज में। ये तो मैडम बहुत बड़ा इशू है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था HUL में। ओके। 25 रुपीज का डिविडेंड था और कुछ उसमें भी प्राइस एडजस्ट नहीं किया। मेरा रेट आ गया, मैं HUL से निकल गया, वो बात अलग है। लेकिन ये इंस्टेंट दोबारा वो वापस हुआ है। चलिए। अगर मैडम ऐसा ही होता रहा तो फिर तो मैं अपना जो भी डिविडेंड पे आउट वाला जो स्टॉक रहेगा उस दिन मैं उसको फ्यूचर सेल करके रह सकता हूँ। ठीक है, एक बार हम बिल्कुल आपकी समस्या हम समझ चुके हैं। हमारे मैडम एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैंने सेबी में कंप्लेंट डाला, NSE में कंप्लेंट डाला, मेरा HDFC सिक्योरिटी ब्रोकर को भी कंप्लेंट डाला, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है,
धन्यवाद अपना सवाल हमसे पूछने के लिए, अपनी चिंता हमारे सामने शेयर करने के लिए। तो प्लीज हमारे सजेस्ट कीजिए क्या करूं मैं अभी। बिल्कुल आपको वही बताएंगे। एक बार मुझे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होना है, पीसीआर हरीश जी से बात कराइएगा। और जितेंद्र जी, हरीश जी की जितनी भी एक्सपर्टीज होगी, जितनी भी पकड़ होगी इस पूरे मामले में, वो आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इसके लिए हमें अलग विशेषज्ञ की जरूरत है, अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी सलाह और राय जो है आपको दी जा सके, ताकि आपकी ये समस्या का समाधान हो। हरीश जी, सबसे पहले आप बताइएगा, बजाज फाइनेंस 950 की इनकी खरीद है। बिल्कुल कविता जी, अगर देखा है तो थोड़ा बहुत नुकसान में है अभी फिलहाल। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में और थोड़ा बहुत नुकसान देखने मिल सकता है इनको, क्योंकि नीचे के सपोर्ट देखा है तो मुझे लग रहा है कि 850 के अराउंड सपोर्ट जोन से बैंक बजाज फाइनेंस के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस एक बड़ा कंसोलिडेशन से बाहर निकला था फरवरी में। तो उसके बाद से हमें एक शार्प रैली देखने मिला है, ऊपर ऑलमोस्ट 1000 के आसपास तक छू के आ सकता था। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी तेजी का ही रहेगा बजाज फाइनेंस में। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और वीकनेस देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो भी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर तेजी में ही है स्टॉक स्ट्रक्चर और ऊपर लग रहा है कि मुझे जैसे एक बार 1000 का लेवल निकल जाता है तो मुझे और ज्यादा तेजी दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं 2 शेयर लिया हूँ, 277 शेयर लिया हूँ 457 पे वरुण बेवरेज। ठीक है। वन मोर टाटा 34 शेयर 3280 रुपीज पे लिया हूँ। वो ठीक। दोनों पे राय जानना चाहता हूँ क्या करूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं 1 साल वेट कर सकता हूँ। वरुण बेवरेजेस किस भाव पे लिया आपने? 270 शेयर है मेरे पास, 457 रुपीज। 457, चलिए। और टीसीएस में आप नुकसान में है, 3280 ना? 3280। 3280 34 शेयर लिया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। कितना समय देना चाहते हैं आप? 1 साल वेट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। वरुण बेवरेजेस अच्छे लेवल पे खरीदारी है 457 की हरीश जी, और टीसीएस में घाटा सह रहे हैं और 3280 की इनकी खरीदारी है। टीसीएस पे तो जो पेन है वो किसी से छुपा नहीं है। हमें बताइए हरीश जी, इन दोनों स्टॉक पे क्या राय बनेगी? 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं ये दोनों पे। बिल्कुल प्रशांत जी, पहले हम लोग वरुण बेवरेज की बात करते हैं तो देखिए वरुण बेवरेज में इन्होंने इनका सही लेवल्स पे बाइंग किया हुआ है। जैसे जिस तरीके से बेस बन चुका है वहीं पे ऑलमोस्ट 450 के अराउंड एक बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी देखने मिल रहा था। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में 510 520 के अराउंड एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि ये निकल जाता है तो स्टॉक प्राइस में एक अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है, जो कि 550 और 570 लेवल्स तक भी ऊपर की ओर चांसेस है ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि वरुण बेवरेज में होल्ड रखना चाहिए। एग्जैक्ट सपोर्ट के पास ही इनका बाइंग है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू भी हो सकती है आगे जाके। और अगर किसी इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। 465 के अराउंड स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड रख सकते हैं अभी कंटिन्यूएशन में। अभी दूसरा स्टॉक अगर टीसीएस की बात करते हैं, बिल्कुल हमें टीसीएस में लगातार सेल ऑफ देखने मिल रहा है बहुत दिनों से। अगर देखा है तो कंटिन्यूस वीक डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के चार्ट स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस में मोस्टली बॉटम आउट हो सकता है नियर अराउंड। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बन रहा है इसमें 3000 और 2950 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बन सकता है, वहां से रिकवरी देखने मिल सकता है। बिल्कुल इस वीक में इस मंथ में ही हमने देखा है तो ऑलमोस्ट 11% डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट बनने के आजू बाजू ये स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं 3000 से लेकर 2950 के आसपास। तो वहां से बिल्कुल रिकवरी देखने मिल सकता है। तो होल्ड बना रहना चाहिए इस स्टॉक में। और जब तक 2950 के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस में, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बाउंस भी देखने मिल सकता है, जो कि 3300 का लेवल मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की ओर। तो ओवरऑल अभी दोनों स्टॉक में होल्ड रखना चाहिए। टीसीएस में थोड़ा बहुत नीचे की ओर दिख सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के से टीसीएस में। ये तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक सलाह हरीश की तरफ से आती हुई, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।
ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। और लक्ष्मीकांत जी, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और चलिए, बाजार यहाँ पर फिलहाल अहम लेवल्स के नीचे, मेरे ख्याल से कल की ही एक नर्वसनेस कंटिन्यू दिखाई दे रही है। फिलहाल भी 24,600 के आसपास बना हुआ है। बाजार का मूड माहौल का एक चेक बताइएगा आपके लेंस से, और साथ ही आज आपकी पिक क्या होगी बताइएगा। सुप्रभात कविता जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है अभी भी इंटेक्ट है, और जिस तरीके से कल 24,700 के लेवल्स टूटे हैं, तो वो अभी यही दर्शाता है कि मार्केट आने वाले समय में 24,500 24,470 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, जहां पर उसके पिछले मंथ के स्विंग लो आ रहे हैं और प्लस 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज भी है। लगता है कि 24,500 470 से पहले स्टेबिलिटी तो नहीं दिखाई दे रही है। आज भी मार्केट ने रिकवर होने की कोशिश करी, बट जैसे ही वो 24,700 के आसपास पहुंचा तो वहां से फिर से एक करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल डाउनवर्ड मोमेंटम ही कंटिन्यू रहेगा। इसी को देखते हुए ऑप्शन चैंपियन में भी हमने पुट ऑप्शन लेने की सलाह दी है। हमारा आज का जो रिकमेंडेशन है वो मुथूट फाइनेंस है। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाई दे रहा है अपर लेवल्स पर, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है विद द फॉर्मेशन ऑफ बेरिश कैंडल। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से बेरिश दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में। तो इसीलिए हमने 2600 का पुट ऑप्शन लेने का सलाह दिया है। तो इसको हमें बाय करना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 18 से 22 के आसपास आता है, तो हमें इसको बाय करके चलना है। और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50 रुपीज़ के, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो रखना है 5 रुपीज़ का। तो ओवरऑल जो रिस्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4,125 रुपीज़ का। और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखा रहा है 8,250 का। खरीदने की रणनीति आपने आज सुझाई है, और मुथूट फाइनेंस की यहाँ बात हो रही है। लक्ष्य 50 का, स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं लगभग 5 रुपए का, अधिकतम नुकसान जो आप आंक रहे हैं 4125, मुनाफा 8250। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और अपनी राय आज दर्शकों को दी। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक का चलिए एक डिस्क्लेमर भी लगे हाथों आपको हम दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है एफएनओ में ट्रेडिंग करना, लिहाजा आपको सतर्कता बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन योर स्टॉक का ये एडिशन हम फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। और हरीश जी, आपने समय दिया, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह दी दर्शकों को, कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे जाते जाते? क्लाइंट्स को रिकमेंड किया होगा, तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई पोजीशन नहीं है स्टॉक्स में, जो भी रिकमेंडेशन दिया हो। चलिए हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन, जहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत होगी और कंपनियों के मैनेजमेंट पर चर्चा होगी, नतीजों पर बातचीत होगी। आप सभी का योर स्टॉक में, और इस शो की खासियत ये है कि हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं, क्योंकि इसी के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप 9167329108 पर अपने सवाल SMS करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियरली सवाल पूछेगा, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे कर रखी है, और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। कोई नई खरीद भी करने का अगर आपका मन है तो उसकी जानकारी भी अगर आप हमें दें तो हम आपको सलाह दिलवा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम लाइव होते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और वहां से भी आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट तो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए बाजार की चाल पे एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर शुरुआत देखिए मार्केट ब्रेथ से अगर हम करना चाहें तो 1546 यहाँ पर डिक्लाइंस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं बाजार में, और एडवांसेस 1076 है, तो क्लियरली डिक्लाइंस का खेमा हमें फिलहाल ज़्यादा हैवी दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं काफ़ी सपाट, लेकिन 24646 के लेवल्स यहाँ पर लगातार कमज़ोरी का एक ट्रेंड कायम बाजार में, और सेंसेक्स लगभग 160 अंक नीचे है, 80,730 के लेवल्स। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 125 अंकों की कमज़ोरी, 55,959 के लेवल्स हमें
दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप काफ़ी और मिड कैप दोनों ही आधे आधे % हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ बना हुआ है। और फार्मा आज भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। मेटल्स में खरीदारी है। रियल्टी इंडेक्स भी हमें आधा % ऊपर दिखाई दे रहा है और बाकी तमाम सेक्टर्स में आज थोड़ी सी नरमी यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। अक्षय भागवत हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। ललित पडालिया जी का मैं सवाल लूंगी। ललित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ मैडम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। ओके, IRFC खरीदा है सर? हाँ जी, हाँ जी। किस भाव पर? ये मैंने लिया था 3168 का एवरेज है। ओके, 3168 का एवरेज है। लॉन्ग टर्म खरीद है सर आपकी? हाँ, लॉन्ग टर्म खरीद है। ठीक है, हमारी कवरेज में मेरे ख्याल से आपका यही एक स्टॉक होगा। बताते हैं क्या करना चाहिए आपको। अक्षय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय हाय, गुड मॉर्निंग। और ललित जी के सवाल का जवाब तो आप देंगे ही। लॉन्ग टर्म खरीदे, एवरेज प्राइस 3168 बता रहे हैं, मुनाफा है ऑलरेडी और भी रुकना चाहते हैं। जवाब की शुरुआत बाजार पर आपकी राय के साथ कीजिएगा अक्षय। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पहले बाजार की राय देता हूं मैं। तो बाजार देखिए कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन से काफी प्रेशर बना हुआ है जब से हमने 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ब्रीच करा है। डेटा पॉइंट्स देखे तो थोड़ी सी FII की सेलिंग दिख पा रही है। जो डेरिवेटिव्स ऑप्शंस डेटा ट्रैक करते हैं उसमें भी थोड़ी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जो करंट टेक्निकल सेटअप है वो संकेत दे रहा है कि शायद 24,500 के आसपास आके निफ्टी संभलेगा। तो थोड़ा सा और 100 पॉइंट का डाउनसाइड और बचा है निफ्टी में, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में उस तरह से एक ट्रेडिंग रिकवरी आपको मिल सकती है। बात करें IRFC की, तो मेरे हिसाब से व्यूअर ने बहुत ही बढ़िया रेट पे खरीदा है, 31 रुपीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेरे हिसाब से अच्छे गेन्स भी आपको मिले। बट अगर IRFC का मंथली चार्ट देखा जाए, जो करंट टेक्निकल सेटअप देखा जाए, तो वापस शायद 110 की और हल्का सा डाउनसाइड आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर आप इसको एवरेज करना चाहे तो 110 पे एवरेज करें। लॉन्ग टर्म के लिहाज से शॉर्ट टर्म में कुछ बाय करने के संकेत नहीं दिख पा रहे और 110 112 के आसपास स्टॉक आपको डिप में मिल सकता है। ये मेरा व्यू है। तो ये है राय आपको IRFC में मिलती हुई। बढ़ते आगे, राजेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा परसिस्टेंट के ऊपर सवाल है। मेरे पास 200 शेयर है 5,300 के भाव से। ठीक है। और मैं अगले 1 महीने तक के रख सकता हूँ, मतलब अगस्त, मेरा व्यू अगस्त तक का है। तो क्या हो सकता है इसका रेट? ओके, 5,300 वहां से तो नीचे है स्टॉक, नुकसान आपको होता हुआ। मैंने रिजल्ट के बाद में ही लिया था, बट वो बहुत नीचे चला गया। और जी नहीं, वो तो पूरे IT पे पेन दिख रहा है हमें और उसकी वजह भी है। और इन सब के बीच में लगातार जो खबरें आ रही हैं वो खास तौर पे IT के लिए अच्छी नहीं है। 1 महीने का नजरिया बताया आपने? जी हाँ, अगस्त। ठीक है। तो अगस्त तक रुक सकते हैं ये। अक्षय, परसिस्टेंट सिस्टम 5300 की खरीद रिजल्ट के बाद खरीदा था, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं उसने IT में चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्या राय बन रही है आपकी? जी देखिए, एक समय शॉर्ट टर्म के टाइम होराइजन में हम इसे गिनेंगे। तो उस स्पेसिफिक टाइम होराइजन के लिए चार्ट स्ट्रक्चर देखूं मैं तो एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डेवलपमेंट है इसमें, जिसका टारगेट शायद 4400 तक बन पा रहे डाउनसाइड में। तो एक वीक टेक्निकल सेटअप है परसिस्टेंट सिस्टम्स में और उसके चलते मेरी राय रहेगी कि आप इसमें एग्जिट ले लें। ये सलाह दी है। अली साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं। बताइए, कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी कर रखी है? जी। ओके, बाइंग प्राइस आपकी कंफर्म करेंगे एक बार? जी। कितने पे लिया है सर? 2163 पे लिया है। 2163 ना। कब तक आप रुकना चाहेंगे इसमें? नहीं, कोई 1 आध साल रुक सकते हैं, 6 महीने 1 साल, कोई ऐसी पाबंदी नहीं। आपकी बाइंग प्राइस तो काफ़ी ऊंची भी है, अब 1721 के आसपास तो भाव चल रहा है। नियर टर्म आउटलुक एक बार बता देते हैं, है ना? जी। अक्षय, पिछले 1 महीने में तो ज़बरदस्त कमज़ोरी, स्टॉक का एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पे तो काफ़ी वीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पूरा डिफेंस पैक का एक मोमेंटम रैली हमने जून
मई जून के महीनों में देखा था वो पूरा फिजल आउट हो चुका है। तभी एक थीम था क्योंकि वहां पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी थे, ग्लोबली भी वॉर के संकेत थे, डोमेस्टिकली भी तभी इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर पे चल रहा था उसके चलते थोड़ा सा जो है एक मोमेंटम रैली हमने इस क्षेत्र में देखा। बट अभी वो थीम नहीं चल रहा है बाजार में। क्लियरली अगर आप फ्लोज भी देखेंगे तो काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में जो है आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे स्टॉक्स में बिकवाली का जो रुख है देखने को मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें तो एक नेगेटिव प्राइस डेवलपमेंट है चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे, और जिस स्ट्रक्चर को अभी मैं मंथली चार्ट्स पे देख रहा हूँ वहां पे संकेत मिल पा रहा है कि अगले 6 महीने का आपका होराइजन के हिसाब से अगर मैं टारगेट देखूं तो 1200 ये डाउनसाइड वापस इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते मेरी राय रहेगी कि आप इसमें एग्जिट लें, और डिफेंस थीम से हटके आप दूसरे थीम्स में आप मौके खोज सकते हैं, जैसे ऑटो हो या प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो, जहां पे आसार दिख पा रहा है कि वहां पे आपको आपके कैपिटल का ग्रोथ बन पाए। तो कोचिन शिपयार्ड में एग्जिट की राय रहेगी मेरी 6 महीने के टाइम होराइजन से। नजरिया आपको कोचिन शिपयार्ड पे अक्षय जी की तरफ से मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे, ओम प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो सर, बाबुल बात कर सर, मैं नासिक से। नासिक से बात कर रहे हैं। मौसम कैसा है नासिक का इस वक्त? हाँ एकदम बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है। और ये तो सावन का महीना है, त्र्यंबकेश्वर में तो इस वक्त श्रद्धालु पहुंच भी रहे होंगे। हमें बताइए ओम प्रकाश जी, क्या मदद की जाए आपकी? सर जी, मेरा क्रॉम्पटन ग्रोव्स पर था क्वेश्चन, ये अभी लिया है तो 250 क्वांटिटी मेरी। ठीक है। 6 महीने के हिसाब से कौन कैसा रहेगा? 6 महीने का नजरिया। 6 महीने के नजरिए से आप ले रहे हैं 343 343 ये बाइंग प्राइस है आपकी। बराबर। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लगभग 4200 का नुकसान यहाँ पर अक्षय होता हुआ इनको क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, लेकिन 6 महीने और देना चाहते हैं स्टॉक को। क्या राय होगी आपकी? जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स ये स्टॉक अगर आप मंथली टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो 3 से 6 महीने के टाइम होराइजन से शॉर्ट टर्म नेगेटिव आउटलुक बना रहेगा इसमें। और मेरे हिसाब से अगर आप गए 4 महीने में देखें एक रेंज के दायरे में सीमित था स्टॉक, और वापस जो उसका ओवरऑल एक ब्रॉडर डाउनसाइड मोमेंटम है वो वापस मोमेंटम लोअर एंड पे बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके चलते शायद 275 280 ये एक पॉसिबल डाउनसाइड टारगेट क्रॉम्पटन ग्रीव्स का बन सकता है। तो ये व्यू सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए सीमित रहेगा। अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है जो साल भर के ऊपर है तो ही मैं कहूंगा इसे होल्ड करके चले या लोअर एंड पे एवरेज करे। बट अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो एक बार एग्जिट ले ले, और दोबारा अगर आपको आने वाले दिनों में 275 300 तक मिलता है स्टॉक, वहां पे एवरेजिंग के लिए मौके ढूंढे। ठीक है, तो ये है राय। आपको एवरेजिंग कहाँ करनी है ये भी आपको बता दिया गया। फिलहाल यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके सवाल और भी हैं और हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ने वाले हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। योर स्टॉक में अब वक्त आ गया है मैनेजमेंट्स के साथ जुड़ने का, क्योंकि नतीजों का सिलसिला चल रहा है और ऐसे में मदरसुमा वायरिंग के जून तिमाही नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद पहला इंटरव्यू यहाँ पर जो दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से वो ET Now स्वदेश को दिया जा रहा है। तो चलिए नतीजों पर बातचीत करते हैं। ग्रोथ आउटलुक, विस्तार योजना और किसी हिंदी बिजनेस चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO गुलशन पाहुजा जुड़ गए हैं, CEO साहब भी जुड़ गए हैं, अनुराग गहलोत। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में और बहुत बहुत धन्यवाद आपने पहला हिंदी बिजनेस इंटरव्यू देने के लिए ET Now स्वदेश को चुना। अनुराग जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई है इस तिमाही वो काफी शानदार है, लेकिन अब ये जो मोमेंटम है इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, इसको लेके कोई रणनीति आप बताएंगे? साथ ही कुछ डिमांड सिनेरियो जिसकी वजह से ये नंबर्स आए हैं, अगर कुछ फैक्टर्स भी आप इसके पीछे गिना सकें तो बताइए। जैसा आपने देखा Q1 के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल की जो मार्केट है वो 3% से ऊपर गई है, जबकि MSWIL ने जो है करीब 14% से
मार्केट को आउट परफॉर्म करा है, उसके 3 मुख्य कारण हैं, जिसमें एक जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि 3% से, प्लस कंटेंट, क्योंकि कंज्यूमर ऑफ कंज्यूमर जो है वो टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उस वजह से कंटेंट हाई हो जाता है। और तीसरा, हम लोगों की अवेलेबिलिटी जो है वो नए मॉडल्स में भी आ रही है। Q1 के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटेल के अंदर पहली बार करीब 10 लाख से ऊपर जो है गाड़ियां जो हैं टोटल बिकी हैं कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। और MSWIL के केस में पॉजिटिव ये है कि हम लोगों ने आउट परफॉर्म करा है मार्केट को, विच इज वेरी पॉजिटिव। मूविंग फॉरवर्ड इन Q2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो Q1 और हिस्टोरिकली जो है वो थोड़ा सा डल रहता है, क्योंकि कोई फेस्टिविटीज नहीं है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में। लेकिन Q2 Q3 से पिक होना दोबारा शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉट ऑफ फेस्टिवल, आपके बहुत सारे त्योहार रहते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में, तो उसका काफी बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। प्लस मानसून जो है एक बार अबव नॉर्मल रहता है, तो उससे भी जो होता है हमारा 2 व्हीलर और एंट्री लेवल कार्स के लिए काफी अच्छा रहता है। और कुछ नए प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाले हैं Q2 और Q3 के अंदर, जिसके लिए कि हमारे ग्रीनफील्ड काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला समय काफी पॉजिटिव है और काफी अच्छा रहेगा। बट हमें देखना होगा कि और पिक्चर अभी क्लियर होगी जब हम Q2 कंप्लीट करेंगे कि हाउ द रेस्ट ऑफ द ईयर लुक्स लाइक। बिल्कुल गुलशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। मार्जिन को अगर मैं देख पा रहा हूं तो जो क्वार्टर बीता है वो मार्जिन पर दबाव वाला रहा है, तो क्या कुछ कारण आप साफ तौर पर देखते हैं मार्जिन पर इस प्रेशर के? और दूसरा ये कि आगे चल के इनमें किस तरह का सुधार नजर आ सकता है? हमें कॉपर प्राइसेस को भी फैक्टर इन करना होगा, तो क्या इसका कोई प्लांट्स पर असर पड़ सकता है? जैसे आपने कहा कि द मार्जिन्स गॉट एडजस्टेड, तो जैसे ही अगर आप ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन यूनिट्स का हटाएंगे तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में, अगर हम क्वार्टर पिछले साल के क्वार्टर से मिलाएं तो। आगे अब जैसे जैसे कस्टमर्स रैंप अप वॉल्यूम्स आएंगे, वी आर गोना पेस देम, तो वॉल्यूम्स भी आ जाएंगे एंड आवर मार्जिन्स एट ओवरऑल लेवल विल गेट बेटर। तो अभी तो कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है when the volumes will come up and ramp up. The current plan जो अभी का लग रहा है, there are certain plan like Q2 से Q4 में मूव हो गया है और Q1 से आगे चले गए हैं। जैसे जैसे वो वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे, the margins will be back at overall level. राइट अनुराग, थोड़ा सा ईवी सेगमेंट पर बात करते हैं। यहाँ पर ओवर 5% के आसपास की कंट्रीब्यूशन अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स की बात करें इस तिमाही में, लेकिन अब ये जो हिस्सा है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये क्या आगे बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो आपने टारगेट्स क्या रखे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स या ईयर्स? कैसे ये शेयर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? आपने जैसे देखा होगा Q1 के अंदर जो हमारी ईवी की परसेंटेज है आउट ऑफ द टोटल सेल्स, वो 5.41% रही है, जो पिछले साल के 4.81% से बढ़ गई है। और आप ये भी देखेंगे कि जो हमने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का अपडेट दिया है, उसके अंदर आप देखेंगे कई सारे पावर ट्रेन जो है ईवी के, तो कई सारे मॉडल जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, जो कि हमारे साथ अभी SOP में स्टार्ट हुए हैं और या आगे आने वाले Q4 के अंदर और लॉन्च होंगे। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर उसको कैसे रिएक्ट करते हैं इन मॉडल्स को। अगर तो वो अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन ईवी ऑलरेडी हमारे कार्ड्स पे है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हम लोग जो है हर तरह के पावर ट्रेन को सर्व करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ईवी है या CNG है या आइस है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं या नए मॉडल भी आते हैं तो MSWIL इज वेरी मच रेडी, जो कि उनको टेक केयर करेगी। बेहतर। गुलशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमें बताइए कि जो ग्रीनफील्ड प्लांट है उसकी कब तक उम्मीद की जाए कि वो अपने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन लेवल तक पहुंच जाएगा? हम कस्टमर्स के साथ बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। सो जब जब उनके प्लान शेड्यूल्स डेफर हो जाते हैं, हमें अपना प्लान भी डेफर करना पड़ता है। सो अगर आपने देखा होगा हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो अभी के अकॉर्डिंग जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं कस्टमर के साथ, उसके अकॉर्डिंगली देयर आर सर्टेन प्लान्स
which have got moved from Q1 से Q4 के अंदर, और कुछ Q1 से Q3 या 2 के अंदर आ गए हैं। तो जैसे जैसे वो वॉल्यूम्स वापस आएंगे, I mean you will see that at this moment this is something we have, जो हमारी प्रेजेंटेशन में आ रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग जी और गुलशन, आप दोनों का। अच्छी बातचीत रही। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बार मदरसन वायरिंग पर जरा एक राय भी ले लेते हैं। अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय बताइए, मदरसन वायरिंग यहाँ से कैसा लगता है आपको? मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपने सुनी। जी, तो मदरसन वायरिंग, अगर मदरसन सुमी वायरिंग जिसका करंट मार्केट प्राइस 39.44 पे चल रहा है, अगर उसको आप टेक्निकली थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखें तो एक न्यूट्रल प्राइस स्ट्रक्चर है। 44 का हाई बनने के बाद हमने रिसेंटली थोड़ा सा इसमें मुनाफा वसूली देखा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म सपोर्ट की आप खोज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 39 के आसपास एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट है, जहां उम्मीद की जा सकती है कि आपको एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मोर और लेस एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है इसमें। 38-39 एरिया में आए तो एक बार आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 36, और ट्रेडिंग टारगेट्स में आपको वापस 42-43 तक उछाल दिख सकता है। बाकी थोड़ा मीडियम 3 से 6 महीने का आप रेंज लेके चले तो कहीं ना कहीं स्टॉक 37 और 45 इस रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है। फिर रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे रह सकती है, लिहाजा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और सतनाम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम, बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं सतनाम जी? मैं पंजाब पटियाला से बोल रहा हूँ मैम। पहले काफी बार आपके साथ बात हो चुकी है। अच्छा, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कांटेक्ट किया था 4 बजे के शो में, वो नहीं हो पा रहा मैम। नहीं हो पा रहा? अरे चलिए, बहुत सारे दर्शक सवाल भेजते दरअसल, तो इसलिए मिस हो गया होगा। मैं एक तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आपसे गुजारिश होगी सर, आप मुझे अपना सवाल क्या वापस से व्हाट्सएप कर देंगे म्यूचुअल फंड वाला? तो मैं शो में अभी आपका नाम, बिकॉज आपका नाम पता चल गया तो ढूंढूंगी और फिर शो में ले लेंगे वो सवाल। ठीक है? ठीक है, वो इसी नंबर पे मैं भेज दूंगा। 108 का नंबर है। चलेगा 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 सतनाम जी। बताइए, इस नंबर पे स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भेजिएगा। वो म्यूचुअल फंड का नंबर अलग है, चाहिए तो हम आपको बाद में फ्लैश भी करवा देंगे। फिलहाल मजगांव डॉक में आपने खरीदारी कर रखी है? हाँ जी मैम, वो अभी 4 दिन पहले भी आपसे बात हुई तो सर ने मुझे 2700 का टारगेट दिया था, लेकिन आज 2600 समथिंग हो चुका है उसका। हाँ, तो अभी आप कितना समय और देना चाहते हैं? वेट करूं या मतलब एवरेज करूं? आगे मेरे लिए क्या गाइडेंस है? बिल्कुल, आप शॉर्ट टर्म है आपका, बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहते? लॉन्ग टर्म है मैम। लॉन्ग टर्म है ना? हाँ, बाइंग प्राइस तो आपकी खैर काफी ऊंची भी है। अक्षय, क्या सलाह होगी? 3226। तो मजगांव डॉक, जैसे मैंने एक व्यू शेयर किया था कि थोड़ा मीडियम लॉन्गर टर्म में देखिए, डिफेंस काउंटर्स फिजल आउट हो चुका है। क्लियरली एक आउटफ्लो, मनी आउटफ्लो वाला सिनेरियो बन पा रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स मई जून के समय में काफी इन्होंने लाइमलाइट में थे, काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए शॉर्ट टर्म में। अभी एक कूल ऑफ हो रहा है इनमें, और जो भी चार्ट सेटअप आप देखे तो कोई शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ी उछाल बनता हुआ सिनेरियो नहीं दिख पा रहा है। तो ये सब के चलते टेक्निकली थोड़ा सा वीक प्राइस स्ट्रक्चर है, जिसके चलते शायद 2450 2500 तक शॉर्ट टर्म डाउनसाइड मजगांव डॉक में बन सकता है। आज खराब नतीजों के बाद आपको गैप डाउन दिख रहा है ये स्टॉक में, तो एग्जिट करने की राय रहेगी। अगर आपको 2700 2730 के रेंज में एग्जिट मिला तो बेहतर रहेगा, हल्के से उछाल में, बट व्यू एग्जिट का बनेगा। आपको व्यू एग्जिट का दिया जा रहा है। खरीद कहां पे कर सकते हैं जहां पे इस नुकसान की भरपाई हो जाए? अक्षय, झटपट अगर कोई नाम और लेवल्स बता देंगे। जी, तो लेवल्स अगर आप खरीद के थोड़ा एवरेजिंग करके कम लॉस में अगर आपको निकलना है तो वो लेवल इसका करीबन बनेगा 2575 का। ये एक माइक्रो टाइमिंग है। 2575 का लेवल मिलता है तो एक बार एवरेज कर ले, और हल्की सी उछाल करीबन 2850 तक मिलता है, वहां पे आप एग्जिट बना लीजिए। ये मजगांव डॉक में आपको ये सलाह दी जा रही है, और इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को भी समाप्त करते हैं। अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दिए आज दर्शकों को। और हमें योर स्टॉक तो समाप्त करना ही है, लेकिन चलिए उस बीच जो दर्शक हमें अपने सवाल भेज रहे हैं वो योर स्टॉक का तो नंबर